नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज 2111। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जो इसराइल और जो फिलिस्तीन का मामला है, जो हमास का मामला है, बहुत पेचीदा होता जा रहा है। क्योंकि जो हमास के लोगों ने इसराइली जो लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनको बंधक बना लिया है और बंधक बनाकर उनके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं, उनके साथ बुरा बुरा जो भी कर रहे हैं, तो बदसलूकी की जा रही है। तो ये जो नागरिकों को बंधक बनाया है, ये इसलिए बंधक बनाया है क्योंकि जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, अगर वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करेगी, अगर वो काम करेगी, तो उसको काउंटर करने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए वह नागरिकों को बंदी बना लिए गए हैं। क्योंकि अगर उनकी आड़ में तो लेगी ना भाई, किसी को सोच की आड़ चाहिए। अब आगे इजरायली सैनिक होंगे, पीछे जो फिलिस्तीन के सैनिक होंगे, हमास के आतंकवादी होंगे, तो इजरायली सेना उन पर अटैक नहीं करेगी। या फिर जहाँ पर इजरायली व्यक्ति होंगे वहाँ पर एयर स्ट्राइक नहीं करेगी, वहाँ पर तो कॉम्बैट कार्य करना पड़ेगा, वहाँ पर तो सैनिक को उतरना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जो हमास के लोग हैं, हमास के जो आतंकवादी है, उन्होंने जो इजराइल के लोगों को, जो स्थानीय लोग थे, जो वहाँ की बस्तियाँ थी, उनको कैप्चर कर लिया, वहाँ के लोगों को कैप्चर कर लिया, उनको बंधक बनाकर ले गए वहाँ। जो ये गाजा पट्टी के आसपास की बात है दोस्तों, गाजा पट्टी को जो इजरायली सेना है, जो ADF, उसने घेर लिया है। IDF ने इजराइल की गाजा पट्टी को घेर लिया है और वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और वहाँ की जो पानी की सप्लाई चेन है, तो उसने ब्रेक डाउन कर दिया है, एकदम रोक दिया है, सप्लाई बंद करो। इजराइल ने बोल दिया है कि बंद करो इनकी सप्लाई, इनको पानी वानी कुछ मत दो, इनको ऐसे ही रहने दो, तो कल टिकन आ जाएगी 2 मिनट के। तो इजराइल ने उनका पानी बंद कर दिया है, ऑर्डर कर लिया है पूरे जो वहाँ जो पूरा गाजा का इलाका है उसको कोर्डन कर लिया है और अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो देखते हैं इसमें कुछ बयान आए हैं उधर से, जो हमास की तरफ से, कि हमास ने बोला है कि अगर इजराइल ने एक और मिसाइल मारी या एक और एयर स्ट्राइक की उनके ऊपर, फिलिस्तीनियों के ऊपर या उनके घरों के ऊपर, तो वह उनके नागरिकों को फांसी लगा देंगे, उनको फांसी लगा देंगे और उनका जो वायरल वीडियो करेंगे, उनका वीडियोग्राफी होगी और उसको पोस्ट कर देंगे। तो ये धमकी दी है हमास ने इजराइल को। इन धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि जो इजरायली सेना है वो मैदान में उतर चुकी है और वो खूनी खेल खेलेगी। वो खूनी खेल खेलेगी दोस्तों, वो पूरे इजराइल में हमास वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। जो गाजा पट्टी के आसपास की जगह है वहाँ पर उनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, उनको कैप्चर कर करके मारेगी। परंतु जिनके नागरिकों का इशू है वो बहुत ही गहरा इशू है, क्योंकि कोई भी देश अपने नागरिकों को नहीं छोड़ सकता। भले ही जो सैनिक होते उनकी अलग बात थी, उनको अगर नागरिकों को कैप्चर किया है तो उनको छुड़वाने के लिए कुछ शर्तें तो होगी। उनको छुड़वाने के लिए कुछ शर्तें होगी। इजराइल अपने नागरिकों को छोड़ेगा नहीं, तो शर्तें माननी पड़ेगी इजराइल को, तो इसलिए उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो देखते हैं उधर से कुछ बयान आए हैं, तो क्या बात है। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल ने नागरिकों पर हमला किया तो बंदियों को मार देंगे। 1500 से अधिक इजरायली फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जो ये वो युद्ध चल रहा है दोस्तों, तो इसमें जाहिर सी बात है अगर युद्ध है तो मारे लोग जाएंगे और इनोसेंट भी लोग मारे जाएंगे। सैनिकों के अलावा भी घर के नुकसान, सड़कों का नुकसान, एग्रीकल्चर का नुकसान, लोगों का नुकसान, तो पूरे इकोसिस्टम का नुकसान होता है। तो इसमें ये नुकसान हो गए, कम से कम 1500 से अधिक लोग फिलिस्तीन और इजराइल की तरफ से मारे जा चुके हैं अब तक। तो उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने बमबारी की तो वो लोगों को फांसी दे देंगे। और इजराइल ने गाजा पट्टी को घेर लिया है, ये आपको मालूम है, और अब उन्होंने ऑपरेशन दिया है। परंतु जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री नेतृत्व ने, उन्होंने जबरदस्त बयान दे दिया है कि अगर फिलिस्तीन या हमास वाली बात नहीं आएंगे
तो उनका ऐसा हाल किया जाएगा कि उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ी हैं, जो दशक हैं उनके आगे आने वाली, वो उनकी रूह कांप जाएगी और वो भी हमेशा इसको याद रखेंगे। तो उन्होंने नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस हमले को बख्शिश नहीं करेंगे और लगातार मिसाइल अटैक शुरू कर दिया है। और अब गाजा पट्टी को कोर्डन करके उन्हें सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मोसाद और जो वहाँ की अन्य एजेंसियां हैं वो साथ मिलकर और डिफेंस फोर्सेस साथ मिलकर ये ऑपरेशन कर रही है लगातार, और ये युद्ध को खत्म करने का प्रयास कर रही है। यूएन की इस बीच में है ये यूएन की सेना है वो भी अपना रोल निभा रही है उनके पड़ोस के। तो दोस्तों एक और बात कि जो अमेरिका है, तो अमेरिका ने ईरान को बोल दिया कि बॉस साइड में बैठो मैच देखो। जैसे हम मैच देखते ना क्रिकेट का कि इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, तो बस आप साइड में बैठो, ईरान को बोल दिया और मैच देखो, बीच में उंगली करने की जरूरत कतई नहीं है। अगर आपने बीच में उंगली करने की कोशिश की तो बस इसका अंजाम फिर आपको पता है क्या होगा। तो अमेरिका ने ईरान को कड़े शब्दों में बोल दिया कि बॉस किनारे लग जाओ, मैच देखो बैठ के, सीट लो आराम से, मैच को चलने दो, जहाँ तक चलता है मैच चलने दो, आप मैच देखो। और अमेरिका ने अपना बेड़ा भेज दिया वहाँ, क्योंकि अगर किसी भी देश को खुजली हुई, किसी भी देश को मैच देखने पर अगर कुछ खुजली होती है फिलिस्तीन की तरफ से, इजराइल की तरफ से, तो अमेरिका बाजू बैठा हुआ है यहाँ पर। अमेरिका ने बोल दिया है कि चुपचाप मैच देखो, किसी को खुजली की जरूरत नहीं है। तो अमेरिका ने बयान दे दिया है ईरान को, बॉस चुप, एकदम कीप क्वाइट, शांति बना के मैच देखो। और ईरान को, इजराइल को बोल दे ठोको बेटा, तुम छक्के पर छक्के मारो, जैसे हमारे वर्ल्ड कप चल रहे हैं ना, रोहित शर्मा को बोल दें एक ओवर का मैच हो कि बॉस गेयर डाल के चलो। तो अमेरिका ने इजराइल को बोल दिया कि बॉस 6 गियर में चलो, चलने दो छक्के पे छक्के, अगर कोई बीच में आता है तो हम बैठे हुए इधर। तो अमेरिका बहादुर ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि आप बीच में दखलंदाजी ना करें तो अच्छा है। दोस्तों इसी के बीच और एक खबर है कि जो डेनिस फ्रांसीसी है, जो यूएनए का चीफ है, उन्होंने भारत को ये बोला है कि भारत अभी तक यूएनए की परमानेंट मेंबरशिप पे उसके कैपेबल नहीं है, मतलब कि भारत परमानेंट सीट के लायक नहीं है यूएनए की। दोस्तों आपको पता है कि यूएनए में 5 परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। तो अगर आपको परमानेंट सीट चाहिए यूएनए में तो आपको इन 5 का समर्थन मिलना चाहिए। तो इसमें चीन बार बार अड़ंगा अड़ाता रहता है। और जो फ्रांसीसी हैं उनके अभी डेनिस फ्रांसीसी हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि इंडिया कैपेबल नहीं है अभी तक कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए यूएनए की। दोस्तों यूएनए बहुत पुराना संगठन है, ये 1945 में बना था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बना था। तो बार बार इंडिया कह रहा है कि इसे रिप्लेस करने की जरूरत है। जो रूस है वो भी यही कह रहा है कि ये जो इतना पुराना इकोसिस्टम है, ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अमेरिका और कुछ गोरे देशों को, पश्चिमी देशों को फायदा पहुंचाने के लिए इसका स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था। तो इतना जो पुराना स्ट्रक्चर है, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है या नहीं? तो अमेरिका और विदेशों से रूस और भारत लगातार कह रहा है, बात कर रहा है कि इसमें चेंजेस की जरूरत है। फ्रांसीसी साहब बोल रहे हैं कि भारत कैपेबल नहीं है। तो भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और भारत के पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट फोर्स है, 1st लार्जेस्ट जनसंख्या है, और जो वर्ल्ड की सबसे तेज ग्रो करने वाली जो इकोनॉमी है वो भारत की इकोनॉमी है, जो लगभग 17 कुछ है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास नैतिकता है, हम नैतिक मूल्यों का कार्य करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारी सोच है। तो इंडिया कैपेबल है, परंतु जो वहाँ के यूएनए के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसीसी, उन्होंने कहा है कि इंडिया इसके कैपेबल नहीं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इंडिया इसके कैपेबल है? अगर कैपेबल है तो हाँ लिखिए, और अगर कैपेबल नहीं है तो इसके कारण सहित ना लिखिए, क्योंकि इंडिया को जो यूएनए की परमानेंट मेंबरशिप है वो मिलनी चाहिए। इंडिया जो महान एक
बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, एक बढ़ती हुई महाशक्ति है जो मध्य एशिया है, उसमें बढ़ती हुई एक अपना एक अलग ही वर्चस्व है इंडिया का, तो इंडिया को यहाँ की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं कल। और हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ठोक के दबाना, हथौड़ा लेके दबा दो धर के मारो बेल आइकन को, जो तोड़ दो कहीं से हुए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।